अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, कल फजर की नमाज के बाद चैनल के ऊपर एक वीडियो हमने अपलोड किए। उन्वान था, नौजवान मिले हुए मौके क्यों गवा देते हैं। उस वीडियो के नीचे सलमान पटेल साहब, इन्होंने लिखा, अस्सलामु अलैकुम मुफ्ती साहब, मैं 2012 बीएससी आईटी पास आउट हूँ। बीएससी आईटी किसे कहते हैं पहले मैं वो बता दूँ आपको। बीएससी आईटी जो है ये ग्रेजुएट होता है और इसने आईटी साइंस से किया हुआ होता है, लेकिन करियर गाइडेंस नहीं होने की वजह से मैं क्लॉथ शॉप डालकर बैठ गया। आईटी फील्ड में करियर बना नहीं पाया। अब देखो कितने गम की बात है, कितने अफसोस की बात है। ये कौम का एक बीएससी आईटी नौजवान जिसने इन्फोसिस में, जिसने विप्रो में, जिसने टीसीएस में, जिसने एचसीएल में, जिसने जो है बड़ी किसी आईटी कंपनी में जॉब करना चाहिए था, वो कपड़े की दुकान डाल के बैठ गया। क्यों? क्योंकि उसको करियर गाइडेंस नहीं मिला। क्यों नहीं मिला करियर गाइडेंस? क्योंकि हमारे यहाँ पे इसका कोई निज़ाम ही नहीं है। बयान की मजलिसें हमारी हो रही है और हमारे बयान की मजलिसों में हम ऐसे पढ़ने वालों को डीमोटिवेट कर रहे हैं। मेरे पास में कुछ नौजवान आए जो आईटी से जुड़े हुए हैं और उन्होंने कहा, मुफ्ती साहब हमने ऐसे बयानों में बैठना या नहीं बैठना। बोले एक बयान करने वाले साहब वो स्टूडेंट्स के दरमियान में ये कह रहे हैं, कारून भी पढ़ा लिखा था और फ़िरऔन भी पढ़ा लिखा था, लेकिन ना कारून की तालीम उसके काम आई, ना फ़िरऔन की तालीम उसके काम आई। ये जो बातें हम बताते हैं ना, ये मन घड़त बातें हैं। बताओ मुझे क्या हवाला है तुम्हारे पास? कारून पढ़ा हुआ था, कहाँ से डिग्री लिया था? पूना यूनिवर्सिटी से या औरंगाबाद मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी से उसने ग्रेजुएशन पास किया था। तुम्हारे पास किस किताब में तुमने पढ़े? कारून पढ़ा लिखा था, उसके पास भी ग्रेजुएशन की डिग्री थी, वो भी जो है माशाल्लाह आईटी जो है जॉब के लिए तलाश कर रहा था। और फ़िरौन जो है वो तो खुद चांसलर था एक बहुत बड़े यूनिवर्सिटी का। कहाँ पढ़े कहाँ भाई तुमने बच्चों को जो इस तरह से डीमोटिवेट कर रहे हो? अरे जो काम की बात है वो करो ना बच्चों के दरमियान, फालतू बातें क्यों कर रहे हैं आप? ये बातें हैं कहीं पे। असल प्रॉब्लम आज जो हमारे बच्चे बागी बन रहे हैं उसका रीज़न ऐसे फालतू के बयानात हैं। करियर गाइडेंस, वो बच्चे को करियर गाइडेंस क्यों नहीं मिला? क्योंकि हमारे यहाँ पे फिर बयान की मजलिसों में इमाम मेहदी और गज़वतुल हिंद और इनकलाब और अल्लाह की ज़मीन पे अल्लाह का कानून, ये बयानों ने हमारे बच्चों को जो है ना, जो प्रैक्टिकल इस्लाम है उससे दूर कर दिया। और इस्लाम क्या है? किसको इस्लाम कहते हैं? अरे इस्लाम प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ का नाम है जो अमली तौर पे तुम्हारी ज़िंदगी में होना चाहिए। सुबह जल्दी उठो, फजर पढ़ो, ये इस्लाम है। उसके बाद हलाल रोज़ी की तलाश में निकलो, ये इस्लाम है। रोज़ी कमा रहे हो तो उसमें हराम से बचो, ये इस्लाम है। दुकान पे बैठे हो तो नाप तोल बराबर करो, ये इस्लाम है। लोगों को धोखा मत दो, ये इस्लाम है। गलत माल मत बेचो, ये इस्लाम है। ऐब वाला माल मत बेचो, ये इस्लाम है। इस्लाम क्या, तुमने क्या समझे इस्लाम को? 12 हाथ का रुमाल खांदे पे रखने का नाम इस्लाम है? क्या अल्लाह रहम करे रे भाई। गाइडेंस ही नहीं मिल रहा है हमारे नौजवानों को। बयान हमारे वो हो रहे हैं जिसका इस्लाम से दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं है। क्या है, हमारे फ़िरौन के पास में भी डिग्री थी और कारून भी जो है वो भी ग्रेजुएट था। इसका हमारे बच्चों के मजलिस में क्या फ़ायदा, क्या है इसका? नहीं होना चाहिए ये बातें ऐसे से। ये हमारे नौजवान बीएससी मतलब उसने साइंस से उसने अपने ज़िंदगी के 15 साल लगाया और फिर कपड़े की दुकान डाल के बैठ गया। फिर क्या हुआ आगे वो बता रहा है, मैं आईटी फील्ड में करियर नहीं बना पाया, बट आपके कंटिन्यूसली वीडियोस देखकर मैंने एक न्यू लैपटॉप लिया और C++ जावा की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अब देखो, अब वो नौजवान हमारे जो बयानात, मैं तो अक्सर बयानों में जॉब से रिलेटेड और मोटिवेशन से रिलेटेड और अपने आप को डेवलप करने के बारे में यही बताते रहता हूँ। वो बच्चे के दिल पे हमारी कोई बात लग गई, फिर उसने नया लैपटॉप लेके आया और उसके बाद वापस से उसने अलिब्बा से शुरुआत करा। ये उसकी अलिब्बा है, C++ है,
जावा है, इसी तरह से अब कोडिंग को वापस से सीख रहा है वो बच्चा। क्यों? उसके ज़िंदगी के 12 से लेके 2023 तक यानी 11 साल जो बर्बाद हो गए उसके। आप सोचो उसका ज़िम्मेदार कौन है? किसने उसको डीमोटिवेट किया? वापस से उसको जो है शुरुआत करना पड़ रही है 2023 में। आगे क्या लिखा उसने? मैंने जावा की प्रैक्टिस कर रहा हूँ बट अब गैप 11 साल का, और मैं फेक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं बनाना चाहता बिकॉज आई वॉन्ट टू बिल्ड अ क्वालिटी। बिल्कुल सही सोच है, बिल्कुल सही सोच है, बिल्कुल सही सोच है। पहले आप प्रैक्टिस करो अच्छे से। और आजकल जो है ना बहुत सारे नए नए कोर्सेज, अभी चूँकि ये सब जो है एकदम पुराना वो विंडोज़ 98 के ज़माने की बातें हो गई हुई है। अब ये आईटी के अंदर जो है चीज़ें चेंज होती रहती है, हर 15 दिन को, हर महीने को, साल को, 6 महीने को, पूरी जो है अब हर चीज़ चेंज हो चुकी है। नए सॉफ्टवेयर आए हैं, नए टूल्स आए हैं, उनको चलाना सीखो। और वो सब सीखने के बाद में इंशाल्लाह आपको कोई ना कोई ऐसा एचआर ज़रूर मिलेगा जिसके सामने आप अपनी दर्द भरी ये कहानी रखोगे कि भाई मैं 11 साल तक कपड़े की दुकान चलाता रहा। और कपड़े के दुकान का भी आप अपने पास में कोई प्रूफ रखो, उसका लाइसेंस वगैरह जो भी होता है, क्योंकि वो भी वो लोगों के लिए मायने रखता है आईटी कंपनीज़ में। लेकिन ज़रूर आपको जॉब मिलेंगी। आप नाउम्मीद मत हो, फेक सर्टिफिकेट लगाने की ज़रूरत भी नहीं है। सिर्फ इतना बता दो भाई मैं वापस से शुरुआत करना चाहता हूँ, कहीं ना कहीं मौका मिल जाएगा आपको। और अच्छा है ये, जैसे फेक सर्टिफिकेट आपने लिखे तो ये गलत बात भी है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वगैरह। बिकॉज आई वॉन्ट टू बिल्ड अ क्वालिटी बिल्ड करो। आपको वापस से खड़े होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 6 महीने, साल भर आप छोटी कंपनी में छोटी सैलरी पे जॉब करो, बाकी टाइम वापस अपने जो है कपड़े की दुकान को आप चला सकते, कुछ मसला नहीं है उसमें तिजारत करने में भी। लेकिन आपने जो एजुकेशन हासिल किया, आपकी जगह कुछ और थी, शाही का जहाँ और है, करगस का जहाँ और, तो आपका जहाँ कुछ और है। तो इसलिए जो है आप क्वालिटी बिल्ड करो, इंशाल्लाह मेरी दुआएं हैं आपके लिए। अब आगे आपने क्या लिखा? सो प्लीज़ कुछ रहनुमाई फरमाए। देखो ये पूरा आपके रहनुमाई में ही वीडियो बना रहा हूँ मैं। गैप आफ्टर गेट अ जॉब लाइफ स्टाइल इन ऑफिस। अब देखो जो गैप है ना, गैप का तो मैंने आपको बता दिया कि गैप जो है उसको भर नहीं सकते, उसको बस वैसा ही भरो कि भाई मैं जो है इतने सालों तक तिजारत करता रहा और नए से शुरुआत करो, वो हो जाएगा इंशाल्लाह। और आप जो है अपना जो ऑफिस का लाइफ स्टाइल है उसमें हमको अपनी तरफ से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ऑफिस का जो हमको 3-4 दिन का जो इंडक्शन होता है उसके अंदर जो ट्रेनिंग दी जाती है, ऑफिस में आपने कैसे रहना चाहिए, कितने घंटे काम करना है, क्या काम करना है, प्राइवेसी पॉलिसीज़ क्या होगी, उसी को आप फॉलो करो। उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए आपको। आगे आपने लिखे नमाज। तो देखो आजकल जो है ना हर आईटी कंपनी में एक प्रेयर रूम होता है। बिल्कुल आप अपने औकात पे नमाज़ पढ़ सकते हैं, लेकिन नमाज में ये बात मैं ज़रूर कहूँगा कि वहाँ पे ये अपने मसला की अपना जो झोपड़पट्टीपन है ना, झोपड़पट्टीपन, वो झोपड़पट्टीपन भी बड़े बड़े कंपनियों में मत लेकर जाओ। ये झोपड़पट्टीपन मैंने भी देखा हूँ। मैं वो जगह का नाम नहीं बोलूँगा आपको। इतनी पॉश, मतलब लोग तमन्ना करते हैं उस कैंपस में काम करने के लिए, और मैं वहाँ पे 3.5 साल बैठा हूँ। मैंने देखा हूँ वहाँ पे भी कुछ लोग अपना झोपड़पट्टीपन लेकर आते थे और देख लिए कि भाई कोई इंसान जो है वो बग़ैर टोपी के नमाज़ पढ़ रहा है तो तब तक वो टाइम पास करते थे। नहीं मैं नमाज़ नहीं पढ़ता, बोले उसके पीछे दूसरे को देख लिए, वो कौन है, वो दूसरे मसलक का है, चिल्ले 4 महीने वाला है, तो कोई पीछे टाइम पास चालू है, क्यों अपन बाद में पढ़ेंगे बोले अपनी नमाज। इसको मैं झोपड़पट्टीपन कहता हूँ। ये झोपड़पट्टीपन अपन ने नहीं लेके जाना चाहिए वहाँ पे। इससे पता ये चलता है कि तुमने जो है कॉरपोरेट की बड़ी बड़ी डिग्रियाँ तो ले ली हुई है, मगर तुम्हारे भेजे में से वो जो गू गोबर और गंदगी और गिलाजत और जो तुम्हारे दिमागों के अंदर जो कंजस्टेडनेस जो तुम्हारे झोपड़पट्टी से आया हुआ था वो निकला हुआ नहीं है, तो उसको निकालना ज़रूरी है। तो इसके लिए वो मत लेकर जाओ वहाँ पे। नमाज वक्त हो गया, जमात खड़ी हुई, कोई भी पढ़ाओ, कोई भी पढ़ाओ। कभी भी मैंने कभी ये नहीं देखा हूँ, मैं खुद बहुत से लोगों के मैं जो है बग़ैर टोपी वालों के भी पीछे खड़े रह के मैंने मेरी नमाज़ पढ़ा हूँ, और मैंने जो है जो जैसा नमाज़ पढ़ा रहा है मैंने उसके पीछे अपनी नमाज़ अदा किया हूँ। क्योंकि नमाज के लिए फ़राइज़ क्या है, नमाज के लिए वाजिबात क्या है। नमाज़ पढ़ाने वाले की क़ीरत सही हो, नमाज़ पढ़ाने वाला रुकू सजदा सही कर रहा हो, उसकी तस्बीहात सही पढ़ रहा हो, खलास
उसके अकीदे ऐसे होना चाहिए, उसके दिल में वैसा होना चाहिए। फ़िल्टर लगा के देखते, एक्सरे मशीन में घुसेड़ो उसको, चेक करो उसके दिल में क्या अकीदे है और क्या उसके ख़यालात हैं। ये चीज़ें जो है ना बिल्कुल भी अपने दिलो दिमाग में नहीं रखना है। नमाज़ पढ़ा रहा है, नमाज का तरीक़ा सही होना चाहिए, बस ख़त्म हो गया। दूसरी चीज़, ड्रेस कोड ऑफ टोपी। तो जो ड्रेस कोड है, कंपनी का जो ड्रेस कोड है उसको फॉलो करो आप, वो ज़रूरी है आपके ऊपर। ड्रेस कोड में सिर्फ ये देखो शरीयत में क्या ज़रूरी है, सतर का ढांकना फ़र्ज़ है आपके ऊपर। अगर कंपनी का ड्रेस कोड में आपका सतर ढक रहा है, मसला ख़त्म हो गया। फिर चाहे वो सतर आपका जो है फॉर्मल से ढके, चाहे वो सतर जो है कंपनी के यूनिफॉर्म से ढके, सतर ढकना फ़र्ज़ है, वो ढक गया, मसला वहीं पे ख़त्म हो गया। उसके अलावा अगर कंपनी वो आपको कहती है कंपनी के आप जो है चड्डी पहनकर काम करो और बनियन के ऊपर काम करो जिसमें आपके घुटनों से ऊपर आपकी जो है अंडरवेयर है, तो आप उस बात को कबूल मत करो। बोलना भाई मैं चड्डी पहन के तो कुर्सी पे नहीं बैठ सकता, क्योंकि जो है सतर का ढांकना मेरे यहाँ पे फ़र्ज़ है। तो इस चीज़ को आप इसका ध्यान रखो। और रेशम का कपड़ा अगर कंपनी बोलती है उनके यूनिफॉर्म में रेशम के कपड़े हैं, बोलना भाई मैं रेशम नहीं पहन सकता। ये दो चीज़ें याद रखो। उसके अलावा अगर कंपनी अपना यूनिफॉर्म दे रही है या फॉर्मल पहनने के लिए कह रही है जिसमें आपका सतर ढक रहा है, खलास मसला वहीं पे ख़त्म हो गया आपका, ये याद रखो। दाढ़ी, शर्ट, पैंट, हाँ दाढ़ी का जो मसला है, दाढ़ी कोई भी कंपनी आपको काटने के लिए नहीं कहती है। ये अकबर हाशमी इतनी लंबी दाढ़ी के साथ में पिछले 2009 से लेके तो आज तक काम कर रहा है। मुझे कभी भी किसी भी कंपनी में किसी भी मैनेजर ने, किसी ने भी मुझे जो है ना आज तक कभी दाढ़ी के बारे में कुछ नहीं कहा, बल्कि उल्टा नौजवान बच्चे आते मेरे पास और मुझे बोलते यार सैयद भाई तुम दाढ़ी है जो बड़ी हुई है तुम्हारी, हमको भी फॉर्मूला बताओ यार ज़रा, दाढ़ी बढ़ाने का है। बोले क्योंकि आजकल नौजवानों में क्रेज़ चल रहा है दाढ़ी बढ़ाने का, इसको तेल कौन सा लगाना पड़ता है। मेरी बढ़ रीच नहीं, बोले यार वहीं खूंटे अटके हुए हैं। नौजवान पूछते आके ऐसा, तो मेरा बताने का तो फॉर्मल को फॉलो करो, बस इतना याद रखो। दाढ़ी पे कोई एतराज़ नहीं करता अल्हम्दुलिल्लाह। एक मुश्त दाढ़ी जो है आपकी अल्हम्दुलिल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत, उल्टा तुमको रिस्पेक्ट करेंगे इंशाअल्लाह, याद रखो मेरी ये बात। तो इसके लिए जो है ना अपने आप को बिल्ड करो, अपने आप को, अपने ईमान को अपने दिल में रखो और उसको अपने अखलाक के ज़रिए से ज़ाहिर करो। जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया, शो ऑफ करने की ज़रूरत नहीं, वहाँ किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। संजय दत्त के जैसा अपना ब्लैक कलर का जो है पठानी पहन के और पीछे रुमाल डाल के अस्सलाम वालेकुम बोल के वहाँ चिल्ला पुकार धिंगाना, ये सब धंधे मत करो। फॉर्मल कंपनी कह रही है, बिल्कुल हमने फॉर्मल को फॉलो करना चाहिए। जो ड्रेस कोड है कंपनी का, ख़त्म हो गया मसला। जब आप वहाँ काम कर रहे हो, रूल है कंपनी का, बस ख़त्म हो गई बात। जैसे अरब मुल्कों में आप चले जाओ, वहाँ पे कंपनियों के ड्रेस कोड होते हैं, करना पड़ता है फॉलो, आपको करना ही पड़ता है आपको, क्योंकि मैंने बताया आपको। आप उसमें सिर्फ ये देखो अल्लाह का हुक्म, उसके नबी का तरीक़ा। अगर उस ड्रेस कोड में आपको नाफ से नीचे कपड़े पहनने के लिए बोलते हैं, तब इस्लाम हमको इसकी इजाज़त नहीं देता है। लेकिन जो उनका फॉर्मल है, अगर उसमें आपका पूरा सतर ढांक रहा है, ख़त्म हो गया मसला वहीं पे। सोच बदलो अपनी सोच, और ये देखो कि ये चीज़ जो है अल्लाह का हुक्म, उसके नबी का तरीक़ा, बस मसला वहीं पे ख़त्म। बाकी हमारे गली महल्ले के जो लोगों ने अपने दिल से इस्लाम घड़ा हुआ है, उसको बाजू रखो और उनको भी बाजू रखो। नहीं तो फिर वही होगा कि हमारे नौजवान जब ऐसी बातें सुनेंगे, कारून भी डिग्री होल्डर था और फ़िरौन भी डिग्री होल्डर था और क्या उखाड़ दिया उन्होंने, बोलेंगे साला पढ़ के क्या फ़ायदा है ऐसा। और ऐसा हुआ है। LLB के फाइनल ईयर में एक नौजवान, और उसने जो है पढ़ाई छोड़ दिया, और मैं उसी गांव में जो है अल्लाह के रास्ते में चल रहा था। वो नौजवान मुलाकातों में ले जाने लाने लगा, मिलाने लगा। तो मैंने उसको पूछा, मैं बोला भाई क्या काम करते हैं आप? कुछ भी नहीं। बोले मैं चिकन सप्लाई करता हूँ, मुर्गिया, कभी ये दुकान पे वो दुकान पे। अपना एक दोस्त है, वो भी अपना पहचानत वाला अपना साथी ही है, उसका फार्म है वहाँ से। पढ़ाई लिखाई में बोला कुछ, बोले मैंने LLB किया और 2nd ईयर तक, बाद में दिया बोले छोड़ के। मैं बोला क्यों? बोले नहीं, वो 1st 2nd ईयर में सब अपने थे पढ़ाने वाले, तो उन लोगों ने जो है, मैं ऐसे अपना पैजामा कुर्ता पहन के जाता था, सुन्नत लिबास के मुताबिक जाता था। बोले अब फाइनल ईयर जब शुरू हुआ ना,
तो उन्होंने बोले कि वो तुमको यूनिफॉर्म पहनना पड़ेगा। आप उनका पैंट शर्ट नहीं पहनते, बोले अपन यूनिफॉर्म कॉलेज का छोड़ दिया बोले मैंने। तो मैंने उससे पूछा, मैं बोला भाई ये जो अपना कुर्ता है पैजामा है, ये मुझे एक आधी हदीस बताओ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सहाबा ऐसे ही कपड़े पहनते थे, या उनके बाद जो है खुलाफाए राशिदीन के ज़माने में पहनते थे, या उनके बाद का जो ज़माना है खिलाफत बनु उमैया के या बनु अब्बासिया के, या उसके बाद से लेके अभी तक भी जो सऊदी अरबिया में जो अरब रहते हैं, क्योंकि इस्लाम तो वहाँ से आया मक्का मदीना से, वहाँ के अरब भी जो है ये अपना भारतीय कुर्ता पैजामा पहनते हैं क्या? मतलब ये सुन्नत लिबास है, ये मुझे बताओ किसी किताब के अंदर। ये हमारा इंडियन लिबास है। मैंने कहा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी यही पैजामा कुर्ता पहनते हैं, माननीय अमित शाह जी भी यही पैजामा कुर्ता पहनते हैं। ये हमारा भारतीय इंडियन लिबास है। ये कब से सुन्नत हो गया? इसको हम लोगों ने जो है ना अपने दिल से, ये सादा लिबास है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। अल्लाह हम तमाम को समझ अता फरमाए। वो नौजवान सिर्फ हमारे भारतीय कुर्ता पैजामे की वजह से नहीं बोले सुन्नत लिबास नहीं पहनने दे रहे थे, फिर दिया छोड़ के मैंने। हमारे बच्चों को ये मसाइल ही नहीं पता है। इस्लाम में सतर का ढांकना फ़र्ज़ है। अब वो तुम किस चीज़ से ढांक रहे हो वो चीज़ मायने नहीं रखती। मैंने कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में 2 कपड़े होते थे, एक को नीचे बांध लेते थे और दूसरे को ऊपर से ओढ़ते थे। यही वो ज़माने का लिबास था। असहाबे सुफ़ा की एक बहुत बड़ी तादाद वो थी जिनके पास उतना भी कपड़ा नहीं रहता था। एक दूसरे के पीठ के पीछे वो अपना सतर जो है छुपाने के लिए बैठते थे। अब क्या करेंगे तुम? वो सुन्नत पे भी अमल करो ना। मैं बोला कभी करो यार, एक आधे बार वो सुन्नत पे भी अमल करो। बोलना भाई साहबा जो है, जो गुर्बत और जो इफलास और जो उनकी जो हालात थे, मैं आज उनकी सुन्नत पे अमल करते हुए मैं बोला ये भी छोड़ दो ना। अभी ये जो तुम्हारे बांग पे जो है 10,000 की शेरवानी है, इसको निकाल के रख दो बाजू को, और ये 500 रुपये की टोपी भी रख दो, क्योंकि साहबा इतनी महंगी महंगी टोपियाँ आप नहीं पहनते थे ना, इतनी महंगी शेरवानियाँ, और ऊपर से कुर्ता, फिर नीचे बंदियन क्यों पहने अंदर से 100 रुपये की, वो भी निकाल दो, सभी चीज़ निकाल दो। मैं बोला, और एक दिन बोला आज मैं उनकी सुन्नत पे अमल कर रहा हूँ, वो तरीक़े को मैं आज ज़िंदा कर रहा हूँ। उस पर भी करो ना कभी, वो भी, क्योंकि किताबों से साबित है हमारे। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह हमारे नौजवानों को समझ अता फरमाए। हमने अपने दिल से ऐसे ऐसे, खाली ये इंडिया में है। इंडिया में मेरा एक रिश्तेदार, वो एक अरब मुल्क में रहता है, बोले यार मैं इंडिया आ जाना चाह रहा हूँ। मैं बोला यहाँ बच्चे कहाँ पैदा हुए? बोले यहाँ पैदा हुए। अच्छा अभी क्या कर रहे बच्चे? तो बच्चे पढ़ लिख के माशाल्लाह वो तो ग्रेजुएट हो गए, किसकी उम्र 20 साल, 22 साल, 25 साल। मैं बोला अब ये जो बच्चे हैं इन्होंने अरबों का ओरिजिनल इस्लाम देखा हुआ है, इनको जीने नहीं देंगे इंडिया में। ये पैंट शर्ट टी शर्ट पे नमाज़ पढ़ने को जाएंगे तो ऐसा सब घोलसना शुरू करेंगे चारों तरफ से, काऊं 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 मस्जिद में, अरे टी शर्ट और जीन्स पे नमाज़ पढ़ रहा। बोले ये इंडिया का इस्लाम अलग है। मैं बोला बगैर टोपी के पढ़ेंगे 2-4 आ जाएंगे, कोई इधर से टप्पू मार रहा, कोई उधर से है, क्योंकि ये इंडिया का इस्लाम है ये। तो इसके लिए जो है ना रियल इस्लाम वो आपको मिलेगा अल्लाह के नबी के सुन्नतों में। उसको समझो, उसको सीखो और उसके ऊपर अमल करो इंशाअल्लाह। तो ये ऐसे हालात नहीं होंगे डिग्रियां लेने के बाद भी कपड़े की दुकान और LLB सेकेंड ईयर पास करने के बाद भी मुर्गियों का धंधा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।